गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 12th क्लास के ज्योग्राफी की जो इंडिया वाली बुक है उसके 9th चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को नियोजन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके विभिन्न तरह के प्रकार जो कि खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन है इसको समझाया था। ठीक है बेटा, अब इन योजनाओं का मेन उद्देश्य क्या है इस वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। उसमें आप लोगों को सूखा संभावित क्षेत्र और पर्वतीय इलाकों में जो विकास कार्यक्रम से रिलेटेड बातें थी वो भी मैंने आपको अंदेशा दिया था, जिसमें से आज की वीडियो में हम लोग पर्वतीय इलाकों में आप किस तरीके से योजनाएं बनाकर विकास करने की कोशिश की गई है वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि योजना के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। जब सरकार किसी भी इलाके को लेकर योजनाएं बनाती है, सरकार जब भी योजनाएं बनाती है, योजनाएं कौन बनाता है? योजना आयोग, याद है ना। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2020 की बातें कर रहे हैं। ओके बेटा, अब आप लोगों के योजना के मुख्य उद्देश्य ये 5 है बेटा, ध्यान से सुनो। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी जब भी सरकार कोई योजना बनाती है, राष्ट्रीय समिति आप लोगों की जितनी बार भी विभिन्न तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करती है तो उसके दिमाग में सिर्फ ये 5 उद्देश्य होते हैं। 5 उद्देश्य में पहला उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए। जो चीज अनटच है या फिर जो सुधर सकती है, जिनको सुधार कर हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाता है। और जीवन स्तर में वृद्धि होती है बेटा। जीवन स्तर में वृद्धि तो होगी जब मानव के पास काम होगा, पैसा होगा, तो उसके जीवन स्तर में तो वृद्धि होगी। इसके बाद आर्थिक असमानताओं को कम करना भी सरकार का मोटिव होता है। आर्थिक असमानता यानी जो बहुत गरीब हैं उन्हें भी उठाकर ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसी से एक आत्मनिर्भरता बढ़ाना, यानी हर एक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल बनाना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर बनाना। इससे आप लोगों को बताऊं भाई कि अभी आप लोगों के जो नरेंद्र मोदी है उसने आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने वैसे भी न्यूज देखी होंगी कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इंडिया के लोगों तक पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं इसीलिए पहुंचा ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने। ठीक है, जिसमें स्पेशली डाल भी दिया गया है कि छोटे कारोबारियों को अत्यधिक मात्रा में सहायता दी गई है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों का उत्पादन करके अपने ही देश में बेचकर अपने ही लोगों के माध्यम से जो करेंसी है, जो पैसा है, वो एक दूसरे के हाथों तक पहुंचाए। यह आत्मनिर्भरता जैसे जैसे बढ़ेगी एक नए भारत का निर्माण होगा। ठीक है, उनके इस कदम की हम लोग प्रशंसा करते हैं। इसके बाद आता है भाई सामाजिक न्याय स्थापित करना। भाई बिल्कुल करेक्ट बात है। जब गरीब को भी सरकार ऊपर उठा रही है तो जो मध्य वर्ग और ऊपर का वर्ग है वो तो अपना विकास कर ही रहे, जब नीचे वालों को भी उठाकर ला रहे हैं तो सामाजिक न्याय तो स्थापित होगा ही होगा। आपकी गरीबी, अमीरी की जितने भी लंबे चौड़े खाइयां बनी है ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है भाई तुम्हारा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर विकास कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए। ठीक है, इनमें जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, यानी 1981 में ये फैसला किया गया कि हम लोग इनके लिए और भी ज्यादा एक्टिव वर्क करेंगे। अब इस पर्वतीय क्षेत्र कहाँ के? तकरीबन उत्तराखंड के, असम के, पश्चिम बंगाल के या फिर तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां वगैरह, यानी जो भारत में 600 मीटर से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको इस योजना के तहत रखा गया था, जिसमें उस वक्त तकरीबन 15 जिले थे। ठीक है, उस वक्त 15 जिले थे, लेकिन बाद में उसकी वेटेज बढ़ा दी गई थी। इसके बाद जो आपके 600 मीटर से जो नीचे थे लेकिन हालात खराब थे, उनके भी विकास उनके पास भी नहीं था, आगे जाकर उन क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ दिया गया, जिलों की संख्या काफी बढ़ गई है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आता है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कौन कौन से काम करवाए जाएंगे जिससे लोगों का विकास संभव हो पाएगा। उसके लिए बेटा आप लोगों के ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6
देखिएगा, बागवानी का विकास करना। पता होगा कि आप लोगों के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बागवानी को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, आप लोग जाओ कहीं पर घूमने के लिए, हिमाचल चले जाओ, आप लोगों को सेब खूब मिल जाएंगे। उनकी बागवानी की जाती है, यानी उन पहाड़ों पर सेब भरपूर मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद रोपण कृषि है बेटा, जो रोप कर, हाथों से रोप कर की जाती है। रोपण कृषि की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, क्योंकि एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है। रोपण कृषि वो कृषि कहलाती है जिसमें प्योद बनाकर, ठीक है, पहले प्योद तैयार की जाती है, प्योद बनाकर उसे हाथ से रोप कर किया जाता है। ठीक है, तो रोपण कृषि को वहां बढ़ावा दिया जाए ताकि पर्वतों पर भी कृषि संभव हो सके। पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया गया बेटा। पशुपालन को, यानी ऐसे पशुओं को वहां पाला गया जैसे भेड़ हुई, बकरी हुई, इनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया ताकि इनके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान कर सके। मुर्गी पालन को भी महत्वपूर्ण बनाया गया पर्वतीय इलाकों में। ठीक, वानिकी यानी बेहद बड़ी मात्रा में वनों के संरक्षण की बातें की गई, वनों के पेड़ बढ़ाने की बातें की गई, क्योंकि खजाना है बेटा हमारे पास ये वन। इनसे मिलने वाली लकड़ियां, इनसे मिलने वाली औषधियां वर्ल्ड फेमस है। भारत में के वनों में वो आपकी औषधियां विद्यमान है जो चरक के समय से इस्तेमाल होती आ रही है। ठीक है, तो वानिकी को भी बढ़ावा दिया गया ताकि ये वानिकी किसी ना किसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में एक्टिव भूमिका ज्यादा निभा सके। ठीक है, इसके बाद लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास की बात आ जाती है बेटा। लघु में छोटे, ग्रामीण मीन्स गांव के, जो छोटे और गांव के उद्योग हैं, जो छोटे लेवल पर उन इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में लोग छोटे छोटे स्तर पर उद्योग करते हैं, इनको भी ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर डेवलप करने की कोशिश करना। ठीक है, ताकि इन लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आ सके। ओके, अब इसके बाद भाई तुम्हारी बुक में एक केस अध्ययन दे रखा है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों से रिलेटेड ही हिमाचल प्रदेश का केस अध्ययन है, वो जिला भरमौर है। ठीक है, भरमौर जिला है। ये भरमौर जिला 21 नवंबर 1975 को जनजातीय समूह में काउंट हो गया था। ठीक है, यानी इस पर काम होगा, इस पर आप लोगों की सरकार की उंगली टिक चुकी थी। ओके, इसमें जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में बताते बेटा। यहाँ पर गद्दी समुदाय है जो कि मेन महत्वपूर्ण तौर पर रहते हैं। गद्दी समुदाय वो समुदाय है जो भेड़ और बकरियों को पालता है। ठीक है बेटा, ये ऋतु प्रवासी हैं। ऋतु प्रवासी यानी ऋतु के अनुसार प्रवास कर जाते हैं। जब ऊंची पहाड़ियों में, जब आप लोग की शिवालिक की पहाड़ियों में ठंड अत्यधिक हो जाती है, बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तो अपने भेड़ बकरियों को लेकर नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपके नीचे यानी ठंड से आपकी गर्मी ज्यादा बढ़ जाए और ऊपर की गर्मी, ठंड थोड़ी कम हो जाए, वहां भी गर्मी बढ़ने लगे, तो वापस लेकर अपने भेड़ बकरियों को ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, दोबारा समझो बेटा, मुझे लगा है कि शायद तुम्हें नहीं समझ में आया। जो जब आपके ऊपरी क्षेत्र में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है तो ये अपने भेड़ बकरियों को लेकर निचले हिमालय में पहुंच जाते हैं, और जब ऊपर के इलाके में ठंड, अत्यधिक ठंड कम हो जाती है, तो ये वापस अपने भेड़ बकरियों को लेकर चले जाते हैं। ऋतु प्रवासी हैं, एक जगह नहीं रह सकते हैं, जिसके कारण ये अपने ऊपर नीचे घूमने का काम करना या विभिन्न पारंपरिक तरीकों से उनको पालना, इनसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण कभी नहीं हो पाता था। ठीक है, इनके जीवन सुधार के लिए सरकार ने वहां पर कार्य योजनाएं लागू करी है। ठीक है, इनमें कार्य योजनाओं में क्या कि वहां पर लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्वतीय इलाकों में बिजली की सुविधा करवाई है, सड़कों का निर्माण करवाया है। ठीक है, जो कृषि है, जो पशुपालन है, उसको आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इस इलाके में जो जमीन थी जो बेहद उपजाऊ नहीं थी, उसको भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। ठीक है, अब वहां की जो जमीन है, जो पर्वतीय है जमीन, लेकिन फिर भी जो जमीन है अब वो उपजाऊ है। अब लोग विकट कठोर जलवायु में भी अपने उसी इलाके में रहकर अपने खेती बाड़ी का, पशुपालन का काम कर लेते हैं।
इवन उस इलाके में अब जमीन इतनी उपजाऊ हो गई है कि उस जमीन को लेकर आपके जो अड़ोस पड़ोस के जो अलग समुदाय हैं वो भी वहां पर आकर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज ये आपका बेहद एक्टिव है। अब बताएं कि जनसंख्या वहां की 2011 के अनुसार है बेटा 39,113। ठीक है, टोटल इतनी जनसंख्या है। और अगर मैं प्रति व्यक्ति आय या जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो वहां पर 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया बेटा। यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास में आप लोगों के पंचवर्षीय योजनाओं से बातें शुरू हो चुकी हैं। ये काम वहां पर करवाते हैं लोगों से और भरमौर जिले का विकास कर दिया है सरकार ने। ठीक है, ये 3-4 पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।